की आरंभ की थी और उसके संबंध में सभी बिंदुओं पे रणनीतिक परिचर्चा की थी कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या है, और फिर दोनों में तक किस बिंदु पे फोकस किया जाता है। मिला जुला के स्थिति यही है कि अर्थशास्त्र में हम लोग मुद्रा का प्रबंधन करते हैं, उत्पादन, भोग और वितरण प्रणाली पे बल देते हैं। फिर मैं तो बताया गया कि इस कड़ी में महत्वपूर्ण अध्याय कौन है जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से जाने वाले अध्याय में से। सबसे पहले तो जो बेसिक्स है उसी को पढ़िए। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र क्या है, प्रकार क्या है, आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि में क्या डिफरेंसेज है। हालांकि विकास के नए चरण भी आ चुके हैं। एक समय आर्थिक विकास पे अधिक फोकस होता था, आज सतत विकास पे फोकस है। कल भी मैं धरती आबा जनजातीय योजना प्रधानमंत्री की चर्चा कर रहा, और उस कड़ी में मेरे द्वारा इस बात की जानकारी दी गई थी कि जनजातीय गांव में सतत विकास करना नई अवधारणा है सतत विकास की। यह ऐसा आर्थिक विकास जिसमें हम पर्यावरण को भी संरक्षित रख सके, पर्यावरण और अर्थ दोनों साथ साथ चले। पहले एक कंसेप्ट था कि किस तरह हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, लेकिन आज सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ही फोकस नहीं करना है, बल्कि हमें पर्यावरण को संरक्षित भी करना है। और उसी क्रम में हम लोग देखने का, विकास के कई नई अवधारणाओं को देखने का प्रयास करेंगे। और सतत विकास को ही हम लोग टिकाऊ विकास भी करेंगे, पोषणीय विकास कहते हैं, अस्थायी विकास कहते हैं। का उद्देश्य होता है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम संसाधनों को बचा के रखें। वर्टलैंड आयोग ने सबसे पहले इस तरह की अवधारणा को जन्म दिया। सतत विकास से संबंधित 17 लक्ष्य हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 में निर्धारित किए, और 2030 तक हमें उस 17 विकास लक्ष्य को प्राप्त करना। भारत सरकार ने भी एक नोडल एजेंसी बनाया है उस सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है, और उनमें उस एजेंसी का नाम है नीति आयोग। की चर्चा मैंने कल की थी। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई योजना आयोग के स्थान पे, और कई बिंदुओं पे स्वरूपगत अंतर हैं आयोग की तुलना में नीति आयोग में। क्योंकि पहले योजना आयोग का उद्देश्य यह था कि असमानता को कम करना है, संसाधनों का वहन और उसके माध्यम से विकास करना, भौतिक विकास करना, संसाधनों का आकलन करना। लेकिन 2015 के बाद अप्रोच बदला। आज हमें एक ऐसे थिंक टैंक का निर्माण करना है, देश को विकसित श्रेणी में ले जाए, एक टीम इंडिया के रूप में काम करना है और उसी पे थिंक करना है। इसलिए आज के नीति आयोग में स्पेशलाइज पर्सन, विशेषज्ञ सदस्यों की संख्या बढ़ी है। पहले योजना आयोग में जो सदस्य होते थे वो सदस्य रिटायर्ड पॉलिटिशियंस होते, लेकिन आज जो सदस्य होते हैं वो विशेषज्ञ होते हैं, शास्त्र के विशेषज्ञ हैं, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, पर्यावरण के विशेषज्ञ, विज्ञान तकनीक के विशेषज्ञ हैं। तो वो विशेषज्ञ जिन्होंने अपनी जीवन को उस क्षेत्र को समर्पित किया है, इसी से संबंधित सदस्य और एक्स्ट्रा पर जो देखते हैं तदर्थ मेंबर, आप लोग को तो खैर उन सब बिंदुओं ज़्यादा जानकारी नहीं दी जाती है। तो मेंस के अप्रोच से पढ़ना होता है कमीशन में, वहाँ आत्मक व्याख्या की जाती है। तो हम लोग की आज की कक्षा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और प्रकार से ही संबंधित। प्रकार में भी कई प्रकार है। नियंत्रण के आधार पे हम अर्थव्यवस्था के प्रकार को देखते हैं। सबसे पहला तो नियंत्रण का प्रकार ही होता है, तो हम लोग देखेंगे। तो से संबंधित सबसे पहले है व्यवस्था का प्रकार, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के प्रकार में नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार 3 होते हैं। पूंजीवादी होती है, रुक जाइए, पूंजीवादी होती है, समाजवादी है और मिश्रित है। हम लोग की जो अर्थव्यवस्था मिश्रित है,
हम लोग के यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकार का क्षेत्र भी काम करता है और निजी क्षेत्र भी काम करता है। कल पर रहे थे महारत्न, 14 महारत्न हो गए हाल में, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड भी। हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है, तो हमारी इकोनॉमी इसके करीब है। और नियंत्रण के आधार पे अर्थव्यवस्था के ये 3 प्रकार होते हैं। विकास के आधार पे अर्थव्यवस्था को हम लोग 2 भागों में देखते हैं, विकसित और विकासशील। जितने भी G7 कंट्री, 7 कंट्री मतलब हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, जापान, एशिया का एकमात्र देश है जापान जो G7 का सदस्य है। तो जितने भी G7 कंट्री हैं उन सबकी अर्थव्यवस्था क्या है? डेवलप्ड, विकसित, मांग और आपूर्ति पर आधारित होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी है और विकसित भी। हम लोग की अर्थव्यवस्था क्या है? विकासशील में। हम लोग विकसित देश की ओर उन्मुख, हालांकि अब विकासशील से भारत आगे है, ठीक है कि नहीं, लेकिन फिर भी कई बिंदुओं पे हम लोग विकासशील अवस्था में है। पूर्व की पुरातन व्यवस्था से हम लोग सकारात्मक परिवर्तन के दिशा। और एक होता है वैश्विक बाजार के आधार पर अर्थव्यवस्था का प्रकार होता है, तो 2 तरह के होते हैं। एक होती है खुली अर्थव्यवस्था और एक होता है बंद अर्थव्यवस्था, जहां आयात और निर्यात के बीच में कोई बंदिशें नहीं होती हैं, वैसी अर्थव्यवस्था को हम लोग खुली अर्थव्यवस्था। और जहां आयात और निर्यात के आधार पर बंदिशें होती हैं, बंदिशें मतलब प्रोहिबिशन, प्रतिबंध होती है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो उत्तर कोरिया का है। उत्तर कोरिया की व्यवस्था क्या है? बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। और से सभी एक तरह से मोर और लेस आज के WTO के एरा में, विश्व व्यापार संगठन के एरा में, सबकी अर्थव्यवस्था क्या है? खुली हुई अर्थव्यवस्था। और उसी का हम लोग आज अध्ययन करने जा रहे हैं और इसी रूप में अर्थव्यवस्था के प्रकार को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक एक करके हम लोग नियंत्रण के आधार पे, विकास के आधार पे, व्यवस्था के आधार पे, वैश्विक बाजार के आधार पर हम अर्थव्यवस्था के प्रकार को देखना चाहेंगे। यहाँ यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, चूंकि सबकी व्याख्या कल की कक्षा में मैं कर चुका हूँ। जब प्रकार खत्म होगा तो फिर हम उसके क्षेत्र को देखेंगे और इसके क्षेत्र में आता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। हमारी आज भी अर्थव्यवस्था का अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। लेकिन GDP के दृष्टि से, राष्ट्रीय आय के दृष्टि से, जो टर्शियरी अर्थव्यवस्था है वो ज्यादा महत्व रखता है, तृतीयक अर्थव्यवस्था ज्यादा महत्व रखता है। ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन सबकी बिंदु, क्योंकि अर्थव्यवस्था में आंकड़ों पे भी बल दिया जाता है। दिसंबर का महीना चल रहा है, जनवरी के लास्ट में या फरवरी के प्रथम सप्ताह में बजट के माध्यम से जो नए आंकड़े आएंगे वो आपके लिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। अभी कोई परीक्षा देने जा रहे हैं तब तो 2024-25 के बजट पे ही आपको फोकस रखना है, यस कमिंग। और यदि फरवरी मार्च में कोई परीक्षा देने जा रहे हैं तो जो नए बजट हैं उसी के आलोक में उसका अध्ययन करना चाहिए। तो आगाज करते हैं, लिखते हैं अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र लिखिएगा। अर्थव्यवस्था के प्रकार, सबसे पहला लिखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है। पहली बिंदु, अर्थव्यवस्था, देखिए अर्थव्यवस्था न केवल मुद्रा का प्रबंधन है, बल्कि अर्थव्यवस्था न केवल मुद्रा का प्रबंधन है, बल्कि 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 किसी भी देश की, बल्कि किसी भी देश की किसी भी देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों से, किसी भी देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है। किसी भी देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है।
संबंधित है। देखिए, किसी भी समाज को लिखने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। किसी भी समाज को, समाज के व्यक्ति को किस चीज की जरूरत होती है? भोजन की जरूरत होती है, वस्त्र की जरूरत होती है, नहीं, आवास की जरूरत होती है, चिकित्सा की जरूरत होती है, शिक्षा की जरूरत होती है, नहीं, बिजली की जरूरत होती है, सड़क की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। यही बेसिक 10 तत्व है इसकी आम जीवन में जरूरत होती। और उसी भौतिक आवश्यकता की पूर्ति करने वाली संस्था क्या है? संस्थागत प्रणाली क्या है? वो संस्थागत प्रणाली ही अर्थव्यवस्था है। जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी मजबूत होती है, वह देश अपने नागरिकों के आवश्यकता की पूर्ति करने, बेहतर ढंग से पूर्ति और प्रबंधन करने में सबसे क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अमेरिका। ठीक है कि नहीं? तो अमेरिका की सारी व्यवस्था क्या है, बड़ी आधुनिक है। क्यों आधुनिक है? ऐसा है, इकोनॉमी मजबूत है उसकी, मुद्रा का बेहतर प्रबंधन है। ठीक है कि नहीं? डॉलर है, डॉलर काफी मजबूत है। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि डॉलर मजबूत होने से इकोनॉमी क्या है, उसका व्यापार मजबूत है। डॉलर मजबूत क्यों है? क्योंकि उसका व्यापार मजबूत। हमारी रुपया कमजोर क्यों है? क्योंकि हमारा व्यापार कमजोर है। तो स्वाभाविक है, आप लोग देखते भी होंगे कि नोबेल पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में अमेरिकन को ही मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि रिसर्च डेवलपमेंट विंग्स पर वो ज्यादा खर्चा भी करता है। तो हम लोग के यहाँ R&D पे कम खर्चा होता है। स्वाभाविक है कि हम लोग उस दिशा में बहुत आगे नहीं, हम लोग आयातित करते हैं बहुत सारी चीजों को। हम लोग दूसरे देश से आयातित करते हैं, फिर जाकर के कि हम उसको डेवलप करते हैं। खैर, धीरे धीरे हम लोग पहल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग को आज बिंदुओं को देखना है। जब हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार को देखेंगे, अर्थव्यवस्था के प्रकार की कड़ी में अभी मैंने कहा कि मुख्यतः 3 भागों में बांटकर देखते हैं। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, वादी, समाजवादी। इस कड़ी में अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित प्रकार है। इस कड़ी में अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित प्रकार है। निम्नलिखित प्रकार है, ठीक है? निम्नलिखित प्रकार। आपको क्या क्या परीक्षा में पूछेगा सो बता देता। पहले तो ये लिखो, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। ये पहला है, नियंत्रण के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। 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 पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधन का वितरण, विनिमय सब निजी क्षेत्रों में हो, और उसका मुख्य उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। उस अर्थव्यवस्था में जिसमें निजी क्षेत्र की भूमिका प्रमुख होती है और उद्देश्य लाभ कमाना है, उस इकोनॉमी को क्या कहेंगे? पूंजीवादी इकोनॉमी। और उसका उदाहरण कौन है? G7 कंट्री। G7 कंट्री 20 बार तो कॉपी में लिखा हुआ होगा, जो बच्चे 2-3 महीना से पढ़ रहे होंगे। 20 बार लिखा तो से ज्यादा ही बार लिखा, ठीक है कि नहीं? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान। ठीक है, और इन्हीं 7 देशों के बीच पहले 8वां देश भी था, रूस। लेकिन क्रीमिया युद्ध के डूबियस पॉलिसी के कारण उसे G7 से बाहर कर दिया। और याद रखिए कि एशिया का एकमात्र कंट्री है जो G7 में है, उसका नाम है जापान। ठीक है, जिसको हम लोग पुराने देशों में, पुराने कड़ी में निप्पन कहते थे। वहाँ एक फूलों की शैली बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है इकेबाना।
फ्लावरिंग अरेंजमेंट ये वाना जापान की। सबसे पहले औद्योगिकरण तो ब्रिटेन में हुआ, लेकिन ब्रिटेन के बाद एशिया में सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ मेजी पुनः स्थापना के काल में। याद रखिए क्योटो, जिस क्योटो की बात करते हैं वो जापान में ही, कभी भूलेंगे नहीं। जापान के कुछ द्वीप भी बड़े इंपॉर्टेंट है, होकेडो, होन्सू, ये सब ऐसे द्वीप हैं जो ज्योग्राफी के दृष्टि से विश्व भूगोल में उसको पढ़ने और समझने का आपको अवसर मिलता है। इसी क्रम में हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को डिस्क्राइब करेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले ऐसी अर्थव्यवस्था इसमें उत्पादन के साधन, ऐसी अर्थव्यवस्था उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन, नियंत्रण, नियंत्रण और वितरण का काम, नियंत्रण और वितरण का काम निजी क्षेत्र देखते हैं। नियंत्रण और विनिमय का काम निजी क्षेत्र देखते हैं, निजी क्षेत्र करते हैं, तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते, तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते, तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते। इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य, इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य, इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है। इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है? अधिकतम लाभ कमाना, अधिकतम लाभ कमाना। और इसका उदाहरण कौन है? G7 देश, 7 देश, ठीक है, 7 देश, सर्वाधिक औद्योगिकीकृत देश देंगे, सर्वाधिक औद्योगिकीकृत देश, सर्वाधिक औद्योगिकीकृत देश। नोट में एक लाइन और लिख देंगे, हाल ही में, हाल ही में 50वां सम्मेलन, 50वां सम्मेलन इटली के फसानो शहर में हुआ। इटली के फसानो शहर में हुआ। कहाँ हुआ? इटली के फसानो शहर में 2024 में 50वीं बैठक हुई थी। इटली के मेलिनो इसके प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, अध्यक्षता की थी। इटली के फसानो शहर में, मेलोनी, ठीक है। और याद रखिएगा, याद रखिएगा कि 50वां है, तो इसकी नींव 1975 में रखी गई थी। इस संगठन की नींव कब रखी गई थी? 1975 में। इसका कोई अस्थायी हेडक्वार्टर नहीं होता है, और इसके कंट्री है यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, और एशिया का एकमात्र देश है जिसका नाम है जापान। एशिया का एकमात्र देश है जिसका नाम है जापान, ठीक है। चलिए, यूएसए, यूएसए, कनाडा के, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान, याद रखिएगा। एक साथ कई चीजें पढ़ लिए, इसमें करेंट भी पढ़ लिए, विविधा भी पढ़ लिए, इकोनॉमिक्स तो पढ़े ही। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद आता, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। एक लाइन और लिख देना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है। लिख दिया है ना? चलिए ठीक है, तब हो गया। तो कितने बार लिखिए। अब आइए समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था
ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में है उत्पादन के साधन के वितरण, उसके विनिमय में केंद्र की भूमिका होती है, राज्य की भूमिका, और यह राज्य केंद्रित अर्थव्यवस्था होती है। यह राज्य केंद्रित अर्थव्यवस्था होती है, जैसे चीन में है। चीन की अर्थव्यवस्था क्या है? स्टेट ओरिएंटेशन में। एक समय रसा में भी था। 1990 के बाद वहाँ ग्लासनोस्ट और पेस्टोरिका की नीति लाई गई गोर्बाचोव के द्वारा। ग्लासनोस्ट मतलब होता है खुलापन, पेस्टोरिका मतलब होता है पुनर्निर्माण। वो जो सामाजिक आर्थिक खुलापन की नीति है, जिसको हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म कहते हैं, और उसी के कारण सोवियत संघ का विघटन भी हुआ। पहले सोवियत संघ था, यूएसएसआर, और उसके तहत 15 देश अलग हो गए उस नीति के करीब। और उस 15 देशों में अभी भी स्टिल सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के दृष्टि से रसा ही है पूरे विश्व। दूसरे नंबर पे कनाडा है। याद रखिएगा कि 15 देश में 3 लाटवी गणराज्य थे, ठीक है कि नहीं? एस्टोनिया, बाल्टिक और लिथुआनिया। 12 देशों ने मिलकर आपको एक CIS बनाया, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, जिसका मुख्यालय था मिन्स्क। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। याद रखिएगा कि इसी 12 देशों में एक अजरबैजान भी है, की राजधानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाकू। और बाकू तेल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये सामान्य तथ्य है जिसको याद करके रखिए, आपकी परीक्षा में काम दे देगा कि कौन सा शहर कौन सा शहर तेल के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, तो बाकू है। फिलहाल अभी बाकू डाकू से बाहर निकली, समाजवाद में आई है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आइए तो लिखिएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में लिखेंगे ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें समस्त आर्थिक गतिविधियों पर, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें समस्त आर्थिक गतिविधियों पर, समस्त आर्थिक गतिविधियों पर, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें समस्त आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार का नियंत्रण होता है और राज्य केंद्रीय भूमिका में रहता, और राज्य केंद्रीय भूमिका में रहता है। राज्य केंद्रीय भूमिका में रहता है। राज्य केंद्रीय भूमिका में रहता है, उसे से क्या कहेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था। से समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। कौन सी अर्थव्यवस्था कहेंगे? से समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। से समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। जैसे चीन, जैसे, हालांकि चीन अब धीरे धीरे ओपन कर रहा है, लेकिन अभी भी स्टेट ओरिएंटेशन अधिक है। वहां तो सूचनाओं पे, संचार पे, इन सब पे भी स्टेट का क्या है? गहरा कंट्रोल है। वहां इंटरनेट की भी धाएं के आधार पे तय होती, ठीक है कि नहीं? अब तो कई देशों में इस तरह की आवाज उठने लगी है कि स्टडी का टाइम है उसमें इंटरनेट बंद रखी, ठीक है कि नहीं? या बहुत तरह की ऐसी प्रोविजन की जो मैकेनिज्म है वो अडाप्ट की जा रही है। हमारे हिंदुस्तान में भी, भारत में भी इस तरह की जरूरत महसूस, ठीक है। चीन में थे, याद रखिए। अब आइए बाहर निकलिए, चीन से बाहर निकल जाइए।
केंद्रीय भूमिका में राज्य रहता है। किस तरह की अर्थव्यवस्था में राज्य केंद्रीय भूमिका में रहता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में रहता है। तीसरी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, बड़ा अच्छा है मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या है मिक्स्ड? नाम से ही स्पष्ट है, समाजवादी और पूंजीवादी, ये दोनों अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप। पूंजीवादी में क्या होता है? निजी कंपनी। समाजवादी में क्या होता है? राज्य सरकार। तो दोनों की क्या होती है? कई उद्यम राज्य के सीधे नियंत्रण में रहता है। तभी ना नवरत्न महारत्न की कॉन्सेप्ट है, ठीक है कि नहीं? तो हम लोग के देश में ये दोनों तरह के मिश्रित, हम लोग तो बुद्ध के देश है नहीं, मध्यम मार्ग के देश है। मध्यम मार्ग में क्या है? ये दोनों को हम लोग मिला लिए, लिखेंगे निश्चित अर्थव्यवस्था। इनमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का स्वरूप, दोनों का स्वरूप होता है। और भारत ने इसी व्यवस्था को अपनाया है, और भारत ने इसी अर्थव्यवस्था को अपनाया है। और भारत ने इसी अर्थव्यवस्था को अपनाया है। किस अर्थव्यवस्था को? निश्चित को। विश्व का कौन सा पहला देश था जिसने निश्चित अर्थव्यवस्था को अपनाया? फ्रांस, ठीक है। फिर फ्रांस हो गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कहाँ लिख देंगे? लेखनीय है कि विश्व में फ्रांस पहला देश था। लेखनीय है कि विश्व में फ्रांस पहला देश था, पहला देश था नहीं, फ्रांस पहला देश था जिसने इस्लामी को अपनाया था। फर्स्ट कंट्री, ठीक है, फर्स्ट कंट्री था कौन? फ्रांस। तो के बीच में अंतर समझ गए ना? पूंजी में अधिकतम उद्देश्य क्या है? लाभ में कल्याण। हम लोग क्या, दोनों के बीच का रास्ता। इसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी है और सोशलिस्ट इकोनॉमी, और दोनों का जो उद्देश्य है, कैपिटलिस्ट का लाभ का, निजी क्षेत्र है तो लाभ कमाएगा, और सरकार है तो कल्याण करेगा। हम लोग क्या, लोहा इस्पात उद्योग एक ऐसा उद्योग जहाँ आपको सरकारी क्षेत्र भी काम कर रहा है, टाटा भी काम कर रहा है, जिंदल भी काम कर रहा है, मित्तल भी काम। हम लोग के यहाँ मिक्स में सरकारी विद्यालय भी रहता है और निजी विद्यालय भी रहता है, यहाँ तक कि कोचिंग संस्थान भी रहता है। हमारे यहाँ ये अस्पताल भी रहता है बड़े बड़े, और सरकारी अस्पताल भी रहता है। परिवहन में भी देख लीजिए, परिवहन भी रहेगा, सरकारी परिवहन भी, ठीक है कि नहीं? मतलब हम लोग क्या, हर तरह की, दोनों तरह की व्यवस्था हर बिंदु पे आप देख सकते, ठीक है कि नहीं? केवल यहाँ तक कि गवर्नेंस में भी, गवर्नेंस में भी प्राइवेट पार्टी भी होते हैं और सरकारी पार्टी भी होते हैं। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में सरकार के अधिकारी भी काम करते हैं, और एक ही ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर केपीएमजी, ईडब्ल्यू, ठीक है कि नहीं? ये डिफरेंट जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स है इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, वो भी कंसल्टेंसी दे। वो क्या है, 1 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, आईपेड पे होते हैं, ठीक है कि नहीं? आईटी के सेक्टर में होते हैं, बहुत सारे सेक्टर में होते हैं, ठीक है। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये भी आपको ध्यान में करके रखना है, और वो है आपका क्या, कि समाजवादी और सरकारी क्षेत्र, समाजवादी क्षेत्र और मिश्रित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बीच में क्या अंतर है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों तरह के स्वरूप देखने को, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है कि जहाँ पे आप इन चीजों नहीं देख सकते। हर सेक्टर इससे आच्छादित है, और कई बार तो इस बात को महसूस किया जाता है कि नीति कहीं बेहतर काम कर सरकार की तुलना में। कई बार क्षेत्र जो है, सिक्योरिटी में भी देख लीजिए ना, आजकल तो SIS और डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसी काम करती है,
ठीक है कि नहीं। सरकार का सिपाही भी काम करता है, पुलिस, बिहार पुलिस भी काम करती है सिक्योरिटी में, ISIS एजेंसी भी काम। बैंक वगैरह में देखिएगा तो सरकार की पुलिस नहीं रहती, SIS रहती, ठीक है कि नहीं। तो मतलब दोनों सिक्योरिटी के क्षेत्र तक ये इसका प्रवेश हो चुका, कई क्षेत्रों के तौर पर सरकार से बाहर है, ठीक है कि नहीं। कई क्षेत्र अभी भी सरकार के जिम्मे ही है, में हमने प्राइवेट पार्टी को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। परमाणु ऊर्जा का क्षेत्र है जैसे, जो हाईली स्ट्रेटेजिक रणनीतिक महत्व रखता है, उसमें हम लोगों ने नहीं किया है। आगे चल के ग्रेजुएशन जब पढ़ेंगे फिर हमारा मंथन होगा। फिलहाल तो हम अभी नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार को देख। इसके बाद आता है दूसरा, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार देखेंगे। यहाँ तक समझ गए ना, शब्द समझ गए ना। चलिए, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है। वाला लिख लो, अंडर डेवलप, अल्प विकसित। देखो अल्प विकसित सर क्या देखती हो तो देखो ना, तो किताबी चीज अल्प विकसित, और उसमें लिखा हुआ था तो कैसे लिख, हम किताब लिखेंगे तो अल्प विकसित होगा, क्या चीज क्यों। अल्प विकसित, अल्प विकसित क्या होता है लिखेंगे, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें प्रति व्यक्ति आय निम्न, निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न प्रति व्यक्ति आय, उपभोग का निम्न, उपभोग का निम्न स्तर, उपभोग का निम्न स्तर, निर्बल स्वास्थ्य सेवा, निर्बल स्वास्थ्य सेवा, कमजोर अद्य संरचना, कमजोर अद्य संरचना, कमजोर अद्य संरचना, ठीक है। जीवन की गुणवत्ता, निम्न जीवन की गुणवत्ता, कमजोर मानव विकास सूचकांक, कमजोर मानव विकास सूचकांक, कमजोर मानव विकास सूचकांक, कमजोर मानव विकास सूचकांक, ठीक है। कमजोर, ये सब कहाँ होगा, अल्प विकसित में होगा, ठीक है कि नहीं। अल्प विकसित में जैसे जितने भी अफ्रीकन कंट्री हैं, अभी शुरू में हम सूडान का नाम ले रहे हैं, सोमालिया है, कांगो है, नाइजर है, चाड है, यहाँ युगांडा है, जितनी भी नाम से ही लगता है गरीब देश, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, लगता है नाम से ही लगता है कि मतलब समृद्ध है, नहीं। दिव्यांशु, दिव्यांशु, शतांशु, अदांशु, नाम से ही लगता है कि थोड़ा सा पढ़ा लिखा। राम खेलावन, राम बुझावन, रामचरित्र, सब में राम लगा हुआ है, लेकिन राम से ही लग रहा, नाम से ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पिछड़ा हुआ है, ठीक है। आशा है समझ गए, मेरी बात भाव समझ रहे हो ना। तो चलिए ठीक है। हाँ तो मैं बता रहा था, हालांकि किसी का नाम राम बुझानो, तो मेरा मेरा उद्देश्य यह नहीं था कि आपकी भावनाएं आहत हो जाए, लेकिन मैं एक बात कह रहा कि नाम में भी कई बार उसका पिछड़ापन और उसका विकास निहित होता है, ठीक है कि नहीं। एक भी हीरो का देखे हो नाम राम बुझावन, नहीं, और है नहीं खेसारी लाल, ठीक है कि नहीं। तो चलो खैर मूल में आ जाओ, थोड़ा सा हास्य प्रयास होते रहना चाहिए। तो नाइजर, चाड वगैरह अफ्रीकन कंट्री जितने भी हैं, जीवन स्तर क्या है, बड़ी कमजोर है। अध्ययन संरचना, सामाजिक आर्थिक अध्ययन संरचना क्या है, कमजोर है। अल्लाह नहीं, सामाजिक आर्थिक अध्ययन संरचना क्या है, कमजोर है। सामाजिक अध्ययन संरचना क्या होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, मनोरंजन, ये सामाजिक अर्थ संरचना। आर्थिक अर्थ संरचना में क्या होता है, सड़क, बिजली, पानी, ये सब, जो इसका संबंध अर्थ से, उन वो सीमेंट क्षेत्र से लेकर ऊर्जा के क्षेत्र तक,
ये आपका जहाँ कमजोर रहेगा कहेंगे ये विकसित। नेपाल में चले जाइए, बगल में अल्पविकसित देश, बगल में बांग्लादेश भी चले जाइए, अल्पविकसित देश है, ठीक है कि नहीं। लेकिन जो धीरे धीरे अल्पविकसित से आगे निकलेगा, जिसके जीवन की गुणवत्ता अभी कुछ वर्ष पहले तक बिहार में क्या थी, 2 घंटे लाइन रहा, जीवन की गुणवत्ता क्या थी, कमजोर थी, अच्छी सड़कें नहीं थी, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी। आज धीरे धीरे उसमें क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है, सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी यदि ये कहते हैं कि मैंने सेवा की है, वास्तव में उन्होंने 15 साल सेवा की, साल सेवा की। राज्य 20 साल पहले के राज्य को आप देखिए, जब आपका जन्म नहीं हुआ तो अपने पे ही घृणा होने लगी, मैं कहाँ रह रहा, जहाँ न सड़क है, न बिजली, न शिक्षा का स्तर है, न स्वास्थ्य का स्तर है, काम है, अराजकता है, हर जगह आपके निम्नतम बिंदु पे। लेकिन आज हर जगह आपको थोड़ा बहुत व्यवस्था नजर आता होगा, परिवर्तन नजर आता, मूल बिंदु पे आ जाइए। अपना वो तो उनका अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, जब राज पॉलिटिक्स करते हैं तो गांधी की पॉलिटिक्स करेंगे। गांधी की पॉलिटिक्स करने वाले आम के आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल तो इतने तो हमारे भी नहीं, ठीक है, अब तो वो किसी के नहीं रहा, जबकि आम लोगों की राजनीति करते हैं, तब तो उनका वो हाल है कि पार्टी का जो टिकट है वो भी पैसे पे बेच दे, का तो वो हाल है। सामान्य को तो, और तो सब शासन और सत्ता के हमेशा कठी रहेंगे, तो उनको जहाँ पॉलिटिकल एडवांटेज लगेगा वहाँ वो रहेंगे, कुल में आ जाएंगे। ऐसे भी आजकल के पॉलिटिक्स में मोरलिटी नाम की कहीं कोई जगह किसी पार्टी की, कुल बिंदु पे आएंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अभी देखिए नया पार्टी उभरा अभी 2 अक्टूबर, जन स्वराज में भी मोरलिटी खत्म, कि शराबबंदी को हटा दें, गांधी के सिद्धांत को विश्वास करते हैं, नहीं, गलत है जो गलत है, सही है जो सही है, ये कहने की ताकत हमेशा रखी। ये नहीं कि शराबबंदी को हटा करके उससे जो पैसा आएगा उससे हम शिक्षा करेंगे। गांधी को याद रखिए, साध की पवित्रता के लिए साधन की पवित्रता सबसे पहले क्या होती है, जो साधन पहले पवित्र होगा तभी आपके साध पवित्र हो, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आएंगे। हम लोगों ने अभी जिस बात की, अल्पविकसित देश था, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था, और उसका अल्पविकसित देशों की जानकारी आपको हमने दी, ठीक है कि नहीं। दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। फिर पहले पूछे थे दरभंगा किस नदी के किनारे है, कहाँ है, कहाँ है, चली गई क्या, देखिए भाग गई, ठीक है कि नहीं। वो अल्पविकसित, विकास विकसित जो रहेगा वो हमेशा रात दिन काम करे, हर जगह है, अर्थव्यवस्था में, व्यक्ति समाज में, ठीक है। जो विकसित होना चाहेगा ना वो हमेशा क्या करेगा, काम करेगा। अमेरिका में 24 घंटा काम होता है, ठीक है कि नहीं। लेकिन जो अल्पविकसित रहेगा ना, सूर्यास्त नेपाल मस्त, ठीक है कि नहीं। तो आज अप्रोच होता है, ठीक है कि नहीं, ज्यादा देर तक वो पढ़ नहीं सकते, ठीक है। आगे लिखिए, फिर कहाँ थे हम लोग, कि तुम लोग विकासशील में क्या आ जाएगा, तो जस्ट इसका आगे कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ता हुआ चलेंगे विकासशील में। विकासशील ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी, बढ़ोतरी, मानव मानव विकास सूचकांक मध्यम स्तर पर, मानव विकास सूचकांक बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ, अद्यतन संरचना में सुधार होता हुआ, अद्यतन संरचना में सुधार होता हुआ, अद्यतन संरचना में सुधार होता हुआ। सब में क्या रहेगा, आपको सुधार दिखाई देगा, ठीक है, आपको हर चीज में सुधार। कल भी बता रहा था मैं कि बिहार के 4 जिला में मेट्रो चलाई जाएगी। कभी कल्पना किए थे 20 साल पहले कि जिस जिला में हम लोग रहते हैं उस जिला में हम लोग मतलब 2 बजे तक यहाँ पढ़ेंगे और 3 बजे हम दिल्ली में कॉफी हाउस में कॉफी पिएंगे। कभी नहीं ऐसा कल्पना की। तो देखते ही हैं, 12 बजे तक पढ़ा करके फ्लाइट पकड़ के दिल्ली भी चले जाते हैं, और 4 बजे मैं दिल्ली में हूँ, 12 बजे दरभंगा में क्लास में।
4 घंटा में। पहले वही, पहले बड़ी लाइन भी नहीं थी। 1990 में जब मैं पहली बार दिल्ली गया था, समस्तीपुर में एक दिन पहले जयंती जनता वैशाली एक्सप्रेस पकड़ा था, अगले दिन, एक दिन पहले समस्तीपुर गए थे, ये हालात था। और आज देखो, ठीक है, पहुंचने में 48 घंटे 42 घंटे लगते, आज देखो 42 मिनट में हम लोग, ठीक है 75 मिनट में पहुंचते हैं, मतलब आशा है कहने का कि 42 मिनट में दिल्ली पहुंच, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। तो स्थिति है ना, बढ़ता हुआ मेट्रो बन रहा, बढ़ता हुआ अध्यक्ष संरचना क्या हो रही है, बदल रही है, ठीक है कि नहीं। हम लोग इटालियन स्कूल में पढ़े, गुलिस्तान पब्लिक स्कूल, मतलब बोरा रख के पढ़े, ईटा लेकर जाते थे, ठीक है कि नहीं, ईटा, ईटा लेकर जाते थे, ईटा। अभी भी रामगंज में वो स्कूल है, मिडिल स्कूल, रामगंज में एक तो सोनार जी का मोहल्ला है, ठीक है, उसमें देखोगे एक ठो महावीर मंदिर है, महावीर मंदिर में एक ठो विद्यालय चलता है, सरकारी विद्यालय है। हाँ कौन सा, हाँ उसमें हम लोग, मैं 2 साल पढ़ा हूँ, ठीक है कि नहीं। और मेरे फादर एजुकेशन एसडीओ थे, अफसर थे, फिर भी सरकारी विद्यालय में भेजा उन्होंने, और आज तक याद है वो चीज, ईटा को छुपा के रखते, ठीक है कि नहीं, ईटा को छुपा के रखते, बोरा लेकर जाते थे, ठीक है कि नहीं। बोरा नहीं चुरा, बोरा तो लेके जाते थे, ईटा चुरा लिया तो दूसरे का भी चुरा के ले लिया। कितनी कमजोर है, नहीं। और आज जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो आउट ऑफ स्टेट पढ़ता है, हर तरह की सुविधाएं उसे प्राप्त होती है। बात समझ में आ गई कि बदल रहा है सब कुछ, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है कि नहीं। वही अभी मैंने कहा, मानव विकास सूचकांक के 3 तत्व होते हैं, शिक्षा होता है, स्वास्थ्य होता है, प्रति व्यक्ति आय होती है। एजुकेशन लेवल अभी पढ़े ना, 74%, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का 75% लगभग क्या है, साक्षरता है। तो ये क्या है, बदलाव है। आपके पर कैपिटा इनकम 1.5 लाख होगी, आपकी पर कैपिटा स्वास्थ्य 72 वर्ष होगी। एक समय में जब आज़ादी मिली थी तो 38 साल था, एवरेज लाइफ ही 37 साल समथिंग में। आप खुद समझ जाइए, 36 करोड़ की आबादी, 37, आजकल तो 37 साल में विवाह होता है लड़की और लड़का का, ठीक है कि नहीं। तो ये परिवर्तन है। हम लोग मानव विकास सूचकांक के दृष्टि से क्या है, डेवलप हो रहे हैं, वही है विकासशील। अध्ययन संरचना मैंने बताई, एक पगडंडी होती थी, यहाँ से पटना जाते थे, सिंगल सड़क होती थी, कभी कभी 10 घंटे 8 घंटे 9 घंटे लगते। और आज स्थिति यह है कि कल परसों, कल, आज कौन सा बार है, जो भी है, परसों जो आए, सुबह में 2.25 घंटे में पहुंच, आपकी क्लास थी, ठीक है, सुबह में, और मैं सुबह में चला और पहुंच गया 2.25 घंटे। परिवर्तन है ये, ठीक है कि नहीं। यही ना है अध्ययन संरचना में बढ़ोतरी, तो प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी, पहले की तुलना में आज प्रति व्यक्ति आय क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है कि नहीं। हर बिंदु पे परिवर्तन है, तो इसी को कहते हैं विकासशील इकोनॉमी, ठीक है। और विकासशील इकोनॉमी में हमारा जितने भी नाम के देश हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश हैं 120 से अधिक, वो सभी इसमें सम्मिलित। उदाहरण 120 से अधिक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश। विकासशील इकोनॉमी में कौन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश। गुटनिरपेक्ष नाम के आंदोलन के देश, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश, ठीक है, निरपेक्ष आंदोलन के देश, निरपेक्ष आंदोलन के देश, छोटे में लिख देंगे कि स्थापना, नाम की स्थापना, नाम की स्थापना 1960 में हुई, की स्थापना 1961 में हुई, 61 में हुई, ठीक है। और इससे पूर्व तो 55 में, और इससे पूर्व 1955 में बांडुंग सम्मेलन में,
बांडुंग सम्मेलन में पड़ी थी। बांडुंग सम्मेलन में इसकी नींव पड़ी थी के संस्थापक नेसिया के सुकार्नो के संस्थापक नेसिया के सुकार्नो, भारत के नेहरू इंडोनेशिया के सुकार्नो, भारत के नेहरू, के भारत के नेहरू थे। और यूगोस्लाविया के टिट्टो आदि थे। यूगोस्लोवाकिया के टिट्टो इत्यादि थे। यूगोस्लोवाकिया के टिट्टो इत्यादि। कूटनिरपेक्ष शब्द कृष्ण मेनन ने दिया था। ध्यान रखें, कूटनिरपेक्ष शब्द क्या था? कृष्ण मेनन ने दिया। करेंट भी लिख लो। हाल ही में इसकी 19वां बैठक, हाल ही में इसका 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? वेरी गुड। उगांडा के कंपाला में हुआ। 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 उगांडा के, टिक लगा दीजिए, उगांडा के कंपाला में हुआ। उगांडा के कंपाला में हुआ, जहां जहां भारत का प्रतिनिधित्व, जहां भारत का प्रतिनिधित्व कौन किए? कौन? देश मंत्री ने। क्या? यह शिखर सम्मेलन प्रत्येक 3 वर्ष पे होती है। यह शिखर सम्मेलन प्रत्येक 3 वर्ष पे होती। यह शिखर सम्मेलन कितने दिनों पे होती है? प्रत्येक 3 वर्षों पे। चलिए खैर, अभी हम लोग इकोनॉमिक्स में बड़े स्तर में एक क्वेश्चन भी बराबर पूछता है, और वह है कि कूटनिरपेक्ष आंदोलन की जब गुट ही नहीं रहा विश्व में, तो इसकी प्रासंगिकता का कोई औचित्य नहीं है। क्यों नहीं इसको भंग कर दिया? यह सही है कि गुट नहीं है, लेकिन आज मोनोपोली, मतलब ये यूनिपोलर जो वैश्विक ध्रुव है उसका निर्माण हो रहा है, अमेरिका सेंटर्ड। तो आई क्या कि देखते हो, अमेरिका का राष्ट्रपति पहले कभी भी अमेरिकन फर्स्ट पर नहीं बोलता, लेकिन अभी जो वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष हुए हैं, रेडिकलिस्ट हैं, राइटिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा है कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट। क्या कि नहीं? जब भी अमेरिका फर्स्ट होगा तो बहुत सारे देशों को, भारत को स्वयं इसमें कठिनाई होगी, भारत की जो व्यापार है वो प्रभावित होगी, क्योंकि वो उस पर क्या करेगा? WTO के प्रावधान के विपरीत कई तरह के टैक्स और छुट्टी सबको ला देगा। तो आई क्या कि इससे भारत का जो मेडिसिन इंडस्ट्री का क्षेत्र है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये सब प्रभावित होगा। खैर, मूल में आइए, तो बात की बात है बड़े स्तर की। अभी जो आपको ध्यान में करके रखना है वह 3 वर्ष पर होती है, कंपाला में हुई। उगांडा के नाम में 120 देश है। नाम के संस्थापक कौन से देश रहे हैं, कब स्थापित हुआ, इसकी पृष्ठभूमि कहाँ बनी? बांडुंग में 1955 में सारी चीजें। कल भी 1954 पंचशील की चर्चा मैं कर रहा था, जो भारत और चीन के बीच हुई थी। ये सारी बातें विविधा भी है, करंट भी है, मल्टी डायमेंशनल फैक्ट। हम लोग विकासशील देश से अब बाहर निकलते, जो है विकसित देश है। विकसित देश,
विकसित देश में जो मापदंड है जो आपने लिखा है ऊपर में, उस सभी मापदंड में क्या होता है, उच्चतम होता है। लिखेंगे उपयुक्त सभी मापदंड में उच्चतम लेवल पे हो, जैसे मानव विकास सूचकांक, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रति व्यक्ति आय। लिखेंगे उपयुक्त पर जिस आधार पे आपने अल्प विकसित और विकासशील किया है, वो सभी मापदंड में विकास विकसित देश क्या उच्चतम उपलब्धि को प्राप्त करते। देखेंगे 6 लेन हम लोग के यहाँ एक्सप्रेस वे बन रहा है तो हल्ला हल्ला है, यामत से दरभंगा तक एक्सप्रेस वे, ठीक है कि नहीं। हम लोग क्या, अब अमेरिका में हर गली में एक्सप्रेस वे, आप हेलीकॉप्टर यही चाहिएगा तो किसी गली में मकान के पास उतार सकते, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें होती है। यहाँ 10 ठो साइकिल चल देगा तो ये पूरा रोड क्या हो जाएगा, जाम, गली जाम। जबकि ये दरभंगा का सबसे पॉश कॉलोनी है, जहाँ जमीन की सबसे अधिक है कि नहीं, और सबसे अधिक में मन चाहा, यदि मुंह खुल गया कि इतना का क्या है तो 2 करोड़। सामने में अभी देखते हो सारा मॉल टॉल इसी बन रहा है, 3-3 करोड़ में आपका 10 क्या होता है, 10 धूर 15 धूर जमीन भी क्या है कुछ नहीं, ये गली तक नहीं है। अभी ठीक से ढंग से वर्षा हो जाए तो पूरा मोहल्ला क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन हाँ हाँ टापू हो जाएगा, टापू। मूल में आ जाइए, ठीक है कि नहीं। कहने का आशय है कि हम लोग के यहाँ इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर विकासशील है, ठीक है कि नहीं। और विकसित देश में हर मोहल्ला में हेलीकॉप्टर आप उतार सकते, ठीक है। कई परिजन भीसी उसी करते हैं वीडियो, अब तो नया सिस्टम है तो देखते दिखाइए जरा सा कैसा है, तो देख के लगता है कि अरे वो तो शहर में ही, मोहल्ला में कहाँ है। हम लोग मोहल्ला का मतलब टापू, और बरसात के दिनों में तो और भी टापू है। क्या हो सकता है, लक्ष्य के छत पे हाल है कुल विधा, यहाँ से वहां तक जब एक हो जाएगा तब उतर सकते है। खैर मूल में आ जाइए, आप लक्ष्य का पीछा छोड़िए, कंप्लीट कीजिए, जाइए, टाइम पूरा हो गया आपका। आगे लिखिए, कहाँ थे हम लोग, बड़े अच्छे जगह पे थे। विकसित अर्थव्यवस्था, तो विकसित अर्थव्यवस्था में उपयुक्त सभी स्तर पे क्या होगा, उच्चतम उपलब्धि। मानव विकास 1 2 3 4 5, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय उत्तम, इंफ्रास्ट्रक्चर उच्चतम, मतलब वहां पे पैदल चलने वाले के लिए भी क्या है, अलग सड़क है, साइकिल चलाने वाले के लिए अलग है। देख लीजिए आप विकसित देशों का, ठीक है कि नहीं। तो हो गया ना विकसित, तो विकसित में कौन है, अभी पढ़े ही है G7, जो पूंजीवादी देश है, तो ये भी हो गया आपका। अब आ जाइए वैश्विक बाजार से संबंध के आधार पर लिखेंगे, वैश्विक बाजार से संबंध के आधार पर, वैश्विक बाजार के संबंध के आधार पर, वैश्विक बाजार के संबंध के आधार पे, ठीक है। पहला है क्या, खुली है कि बंद है, खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, खुली नाम ही है खुली, मैंने आयात और निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध होता है, खुला हुआ रहता है। तो लिख देंगे आयात और निर्यात पर, आयात और निर्यात पर
खुली हुई मैंने न्यूनतम प्रतिबंध होती, आयात और निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध होती, न्यूनतम प्रतिबंध होती है, न्यूनतम प्रतिबंध होती है। लगभग सभी देश हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा करता है कोई कम करता है, लेकिन आयात और निर्यात अब WTO के प्रावधान के अनुसार ही होते हैं। और दूसरा है बंद अर्थव्यवस्था, देखेंगे बंद अर्थव्यवस्था, जहां आयात निर्यात, जहां आयात और निर्यात शून्य होती, जहां आयात और निर्यात शून्य होती, जैसे उत्तर कोरिया, जैसे उत्तर कोरिया, जैसे उत्तर कोरिया, ठीक है। तो यह है अर्थव्यवस्था का प्रकार, ये क्या है। अब जब भी हम डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो विकसित विकासशील करेंगे तो आपके जहन में अपने आप तस्वीर उभर जाएगी कि हमने किस आधार पे विकसित कहा है और हमने किस आधार पे विकासशील कहा है। अब आपको इस बेसिक्स में बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। नोट में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार आजकल परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। 2024 के अनुसार भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन PPP परचेजिंग पावर के आधार पे, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पे हम तीसरे पे हैं। अमेरिका है, चीन है, और तो भारत में खरीद करने की देखते हो मार्केट, वहां से यहाँ इस 1 किलोमीटर में 4 मॉल है, नहीं 5 है, वहां लगा लो तो 5 तक है, तो समझ जाओ। तो हाँ, एक फिर बढ़ भी रहा है। हमें पता भी नहीं था कि ये नया मॉल खुला है, ठीक है, सामने में भी मार्ट, ठीक है, अच्छा भी बाजार है, अच्छा ठीक है। मतलब साफ है, कहने का आशय क्या है कि कहने का आशय यह है कि हमारी आर्थिक गतिविधियां, परचेजिंग पावर कितनी, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ छोटे छोटे शहरों में भी शोरूम खुल गए। कई आप देखिएगा बेनीपुर में तो मोटरसाइकिल का शोरूम है बहुत, है ना। हाँ, आप कमतौल देख लीजिए, ठीक है, बहेरी देख लीजिए, तो हर जगह आपका हर चीज विस्तार हो रहा है। तो पहले वाली बात नहीं रही, तो स्पष्ट है कि क्रय शक्ति में हम लोग काफी मजबूत हो रहे हैं। आज गांव घर में भी विवाह होती है, देश में 70 लाख करीब विवाह होता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है कि नहीं। अब ये तो अनौपचारिक डाटा है, औपचारिक डाटा तो कोई कर नहीं सकता, कोई सरकार के पास तो अर्जी देता नहीं कि हम विवाह करने जा रहे हैं और विवाह में हम 2 लाख रुपया खर्च करेंगे, ऐसा तो होता है। एक आंकड़ा लिया जाता है, मोटे तौर पे एक औसत निकाला जाता है कि 70 लाख शादी हुई तो 2 लाख के हिसाब से, 3 लाख के हिसाब से, जबकि 2 लाख 3 लाख होता नहीं, ठीक है, इतने उसको गुना कर दो। कई कई शादी मुफ्त में भी होती है, श्यामा मंदिर में भी होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो खैर, कहने का मतलब यह है कि आकार के दृष्टि से ये दोनों बातें लिखिए। देखिए नोट, आर्थिक संकेतक के आधार पर, आर्थिक संकेतक के आधार पर अच्छा, कौन सा ऐसा मध्यकाल में शासक था जिसने विवाह कर लगाया। विवाह कर का नाम था पतदाम, ने अपने साम्राज्य में विवाह कर लगाया। सरकार को विवाह कर लगाना चाहिए कि जितना कम शादी नहीं होगी, सरकार की आय बढ़ेगी। कि यदि 10 लाख आप खर्च करते हैं, 2% हो, 5% हो, नहीं हाँ? मंदिर सब तो लेता है ना, सरकार को नहीं ना देता है, वो तो ट्रस्ट है, सरकार को मिलना चाहिए, ठीक है, सरकार को मिलना चाहिए। तो उससे भी उसका उस पैसे को शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कंप्लीटली खर्च कर देना चाहिए। आगे चलिए, खैर विचार है, विचार कृष्णदेव राय था,
नाम सुना होगा कृष्णदेव राय का। विजयनगर का सम्राट था, पतदाम नामक कर लगाया था, विवाह कर। ठीक है, आगे चल, पतदाम को चैन से रहने दोगे कि तब ना हम बढ़िया बढ़िया बात बताएंगे। तो हुल्ले रे हुल्ले रे, ये कहते हैं कि हम जब बताते हैं तो चैन से रहो, बहुत सारी बात बताएंगे। और कहाँ थे हम लोग? विवाह कर नहीं है। आर्थिक संकेतक के आधार पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश भारत है। आर्थिक संकेतक के आधार पर विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश, पांचवा अर्थव्यवस्था वाला देश भारत है। भारत है। क्रय शक्ति समता के आधार पे, क्रय शक्ति समता के आधार पर, क्रय शक्ति समता के आधार पर, क्रय शक्ति समता के आधार पर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है, अमेरिका और चीन के बाद। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है, अमेरिका और चीन के बाद। अमेरिका और चीन के बाद। चलिए, सब हो गया। समाजवाद सब हो गया। एक नोट में और लिख देंगे, 1929 में अमेरिका में आर्थिक मंदी आई थी। 1929 में अमेरिका में आर्थिक मंदी आई थी। आर्थिक 1929 में अमेरिका में आर्थिक मंदी आई थी। ठीक है। चलिए, भेज देंगे आप लोगों को। फिर लिखिए, छोटा है, अर्थव्यवस्था की संरचना। संरचना, अर्थव्यवस्था में संरचना, अद्य संरचना। प्रकार खत्म हो गया ना, अब लिखिए अर्थव्यवस्था में अद्य संरचना। आज एकदम बेसिक कक्षा है, सब चीज को जान लीजिए। अद्य संरचना, अर्थव्यवस्था में अद्य संरचना। अर्थव्यवस्था में अद्य संरचना क्या है? दो प्रकार की अद्य संरचना होती है, सामाजिक और आर्थिक। तो लिखेंगे, दो प्रकार की अद्य संरचना होती है। दो प्रकार की अद्य संरचना होती है। पहला सामाजिक, सामाजिक जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, मनोरंजन। जैसे शिक्षा, कितना अच्छा लिखते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, मनोरंजन। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, मनोरंजन। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, मनोरंजन। शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, मनोरंजन। अब तो चुन लीजिएगा ना, कि निम्नलिखित में से सामाजिक अद्य सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पकड़ लीजिएगा, आज एक भी याद रहेगा तो दूसरा अपने आप बन जाएगा। और दूसरा आर्थिक अद्य संरचना, लिखिएगा, आर्थिक अद्य संरचना, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? सब लिखेंगे, ऊर्जा। हाँ, 8 कोर सेक्टर लिख दीजिए सीधे, 8 कोर सेक्टर। 8 कोर सेक्टर जैसे ऊर्जा, जैसे ऊर्जा, सीमेंट, सीमेंट। ठीक है, सीमेंट।
दूसरा नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर, क्रूड ऑयल, ठीक है, लिख लिए, नेचुरल गैस लिख लिए, फर्टिलाइजर लिख लिए, सीमेंट लिख लिए, कोयला लिख लिए, कोयला नहीं लिखे, रिफाइनरी लिख लिए, तेल शोधन, स्टील लिख लिए, कौन छूट गया? दो, बस आ गया है जी, अब हो गया ना। ये जो 8 कोर सेक्टर है यही क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी देश की इकोनॉमी का बेस क्या है? किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट का बेस क्या है? सामाजिक संरचना। जिसको जितना बढ़िया शिक्षा मिलेगा, जिसको जितना बढ़िया स्वास्थ्य रहेगा, जिसका जितना बढ़िया आवास रहेगा, जिसका जितना बढ़िया मनोरंजन के साधन रहेंगे, वो व्यक्ति उतना डेवलप रहेगा। ठीक है कि नहीं? अब आप पढ़ रहे हैं चूरा है, कहीं ना कहीं पढ़ाई तो प्रभावित होगी, सीधी सी बात है। आवास भी ठीक ठाक हो, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था भी ठीक रहे, नहीं ऐसा नहीं कि हुआ मलेरिया दवाई कर दिया फाइलेरिया का, बड़ी खराब है स्थिति। चाहे वो निजी सेक्टर का है, अभी तो राज्य का सबसे बेहतरीन अस्पताल में मैं विगत 1.5 माह से देख ही रहा हूँ। ठीक है, 3 बार तो हमको क्लास लेना पड़ा है, ईमेल करना पड़ा है इसके टॉप ऑथोरिटी। अभी 2 ही चीज बाकी रह गया, एक केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रालय को ईमेल करना, एक राज्य सरकार का। ठीक है, इतनी खराब व्यवस्था है, जबकि बढ़ती दिन 1 लाख के करीब में बिल बनाता है। वो तो लोगों के पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ठीक है, जिसके कारण नहीं तो आदमी का तो घर घराड़ी सबको बेच दे, मूल बिंदु पे आ जाइए। ठीक है, दरभंगा की वही हाल है। यहाँ भी आप छोटे से अस्पताल में पारस वरस में चले जाइए, प्रतिदिन 50,000 का बिल बना देगा। हाँ, समझ जाइए, मूल में आइए। खैर, तो शिक्षा स्वास्थ्य, शिक्षा स्वास्थ्य, आवास, मनोरंजन, ये क्या है? सामाजिक अध्ययन। इसके अलावा आपकी आर्थिक में तो 8 कोर सेक्टर कर ही लिए, तो ये हुआ आपका इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर। लिखिए, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की क्रियाएं, अर्थशास्त्र की क्रियाएं, 2 क्रिया होती, 2 क्रिया होती। एक होती है आर्थिक क्रिया, एक होती है आर्थिक क्रिया, एक होती है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया क्या होती है? इसमें धन का आगमन व्यक्ति का उद्देश्य होता है। आप चिकित्सा सेवा से जुड़े हैं तो चाहिएगा कि पैसा हो, आप शिक्षा सेवा से जुड़े हैं तो सोचिएगा कि हमको यूनिवर्सिटी पैसा दे, वेतन दे। यदि आप किसी बच्चे को पढ़ाने जाते हैं तो आर्थिक क्रिया करते हैं, तो चाहिएगा कि हमको मेरा पॉकेट खर्च मिल जाए, आर्थिक क्रिया है। लेकिन दूसरा होता है अनार्थिक क्रिया, जिसका उद्देश्य सामाजिक धार्मिक होता है। तुम जाके मंदिर में घंटा डुला रहे हो तो तुम्हारा उद्देश्य नहीं होगा कि 10 रुपया दे दे घंटा खत्म होगा, तो नहीं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये नहीं कि ये नियाज से, क्या नाम है, निसार साहब, मस्जिद में गए और मस्जिद को साफ कर दिए, तो चलते से हम मौलवी से कहेंगे ही उंदा, वो धार्मिक कार्य है, करना भी चाहिए, पैसा नहीं ना मांगते हो। और क्यों नहीं मांगते हो? क्योंकि वो अनार्थिक क्रिया है। वो क्या कहा, दुर्गा पूजा में तुम लोग करते ही हो जी जान से, नहीं, अपनी मैया से ज्यादा दुर्गा मैया को, टीचर, अनार्थिक है वो सब। जो भी काम करते हो सामाजिक और, नहीं, अभी तुम इधर से जाओगे झोला झाड़ू पोछा करते हुए जाओगे, साफ करते हुए, अनार्थिक क्रिया है। लेकिन फिर तुम वही नगर निगम के सेवा में चले जाओगे तो क्या हो जाएगा? आर्थिक और अनार्थिक समझ में आ गई ना? तो ये होता है आर्थिक क्रिया में जिसका उद्देश्य अर्थ होता है। अनार्थिक क्रिया में जो सामाजिक धार्मिक क्रिया है वो क्या है? अनार्थिक क्रिया है। तुम किसी बच्ची का शादी करवा दो तो अनार्थिक क्रिया है। सर गांव घर में तो बड़ा उल्टा है सर, गांव घर में उसको अगुआ कहते हैं, अगुओ झाड़ लेता है, नहीं। अब तो खैर
बहुत सारी व्यवस्था चेंज कर गई। चलिए खैर, हो गया ना। तो ये अर्थव्यवस्था की क्रिया है। अब सुनिए, अब होता है अर्थशास्त्र की शाखाएं। तो लिखेंगे अर्थशास्त्र की शाखाएं। आर्थिक अनार्थिक लिख लिए ना, समझ गए ना। अब लिखिए अर्थशास्त्र की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले इसको दो भागों में बांटे। किसने बांटा इसको? समष्टि और व्यष्टि। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसने बांटा? फ्रिक्स। सबसे पहले किसने बांटा? फ्रिक्स ने। तो लिखेंगे अर्थव्यवस्था की दो शाखाएं। अर्थव्यवस्था की दो शाखाएं हैं। पहला है माइक्रो। माइक्रो तो हम व्यष्टि कहते हैं। व्यष्टि, माइक्रो, व्यष्टि, व्यष्टि, या उसको हम लोग मूल्य सिद्धांत कहते हैं, या उसको हम लोग मूल्य सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, मूल्य सिद्धांत कहते हैं। नाम से स्पष्ट है। व्यष्टि, व्यष्टि मतलब ये होता है व्यक्तिगत इकाइयों से संबंधित। और व्यक्तिगत इकाइयों से संबंधित में तीन फैक्टर्स आते हैं, मांग, उत्पादन और कीमत। तो लिखेंगे इसके तहत मांग, उत्पादन और कीमत व्यष्टि इकोनॉमिक्स में अध्ययन किया जाता है। मांग, उत्पादन और कीमत। मांग, उत्पादन और कीमत निर्धारण, ये व्यष्टि का है निर्धारण। ठीक है, मतलब बाजार में यदि मांग और आपूर्ति की व्यवस्था को बनाए रखना है तो ये क्या है? व्यष्टि इकोनॉमिक्स है। और मैंने अभी कहा कि इस दोनों को सबसे पहले फ्रिस्क ने क्या किया? दो भागों में बांटा, एक माइक्रो में, दूसरा मैक्रो। अब मैक्रो का अर्थ होता है समष्टि, पूरा समूह। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है? समष्टि। तो दूसरा लिखे मैक्रो या समष्टि। मैक्रो, MACRO, MACRO, मैक्रो या समष्टि, या समष्टि। इसका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है। इसका संबंध, इसका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है। और इसके जनक किन्स को कहा जाता है। और इसके जनक किन्स को कहा जाता है। जॉन किन्स को कहा जाता है। जॉन किन्स को कहा जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक, जिन्होंने अपनी पुस्तक, जिन्होंने अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, NCERT फैक्ट है ये। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी। जनरल थ्योरी ऑफ एनवायरमेंट, सॉरी, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और मनी। इंटरेस्ट और मनी में व्यक्त की, मनी में व्यक्त की। ठीक है, माइक्रो मैक्रो में समझे ना। और माइक्रो मैक्रो को विभाजित किसने किया था? फ्रिस्क ने। FISHK, फ्रिस्क। किसने किया था? फ्रिस्क ने। लेकिन समष्टि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है? किन्स को, जॉन किन्स को, जिन्होंने अपनी पुस्तक में इसे स्पष्ट किया। उस पुस्तक का क्या नाम था? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और, ये हो गया अर्थव्यवस्था की शाखा। अब क्या आता है? अब आता है अर्थव्यवस्था की क्षेत्र। क्षेत्र था ना जी, कहाँ गया? क्षेत्र नहीं। अब आइए अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। तो लिखिएगा अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। आज इसको खत्म कर देना है, बेसिक एकदम खत्म। अर्थव्यवस्था में मुख्यतः तीन क्षेत्र होते हैं। लिखेंगे अर्थव्यवस्था में मुख्यतः तीन क्षेत्र होते हैं। पहला प्राथमिक क्रिया। पहला प्राथमिक क्रिया जिसका संबंध प्रकृति से है।
जिसका संबंध प्रकृति से, जिसका संबंध प्रकृति से, का संबंध प्रकृति से, ठीक है, जिसका संबंध प्रकृति से, का संबंध प्रकृति से है, जैसे कृषि, कृषि, खनिज, खनिज, डेयरी, मत्स्य, डेयरी, मत्स्य, फॉरेस्ट इत्यादि इत्यादि, ठीक है, इत्यादि, ओके। 2025-26 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र की देश के कुल जीडीपी में हिस्सेदारी 2025-26 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी, जीडीपी में हिस्सेदारी, जीडीपी में हिस्सेदारी डैश है। डैश का मतलब समझे, कर लीजिएगा, अपना आंकड़ा है, मैं भी लिखाता रहता हूं, आप भी लिखते रहिएगा। नेक्स्ट, द्वितीय क्षेत्र लिखिए। अब लिखिए द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र है जो प्राकृतिक तत्व है उसका उत्पादन। जैसे खनिज जो है प्रकृति है, प्राइमरी है, खनिज उत्पादन सेकेंडरी है। उद्योग, कृषि में गेहूं उत्पादन कृषि है, प्राइमरी है। आटा उत्पादन सेकेंडरी हो गया, तो लिखेंगे सेकेंडरी है। इसमें उत्पादन, उत्पादन, इसमें उत्पादन, विनिर्माण, विनिर्माण इत्यादि पे बल दिए जाते हैं, बल दिए जाते हैं। मतलब उद्योग पर बल होता है, उद्योग पर। सेकेंडरी सेक्टर क्या हुआ, उद्योग, लिख देंगे उद्योग। सेकेंडरी सेक्टर है उद्योग, सेकेंडरी सेक्टर है उद्योग। अब आइए तृतीय सेक्टर। तृतीय सेक्टर क्या है, जो दोनों को सेवा देता है, जैसे परिवहन है, बैंक है, बीमा है, संचार है। ये तृतीय सेक्टर, सबसे ज्यादा हिस्सेदारी इसी का है। लिखिएगा तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र लिखेंगे, जो दोनों क्षेत्र को सेवा देता है, जो दोनों क्षेत्र को सेवा देता है, जो दोनों क्षेत्र को सेवा देता है, जैसे बैंक, बीमा, संचार, परिवहन। भी सेक्टर में आओगे, टर्शियरी सेक्टर ही है। बैंक, बीमा, संचार, परिवहन इत्यादि इत्यादि। राष्ट्रीय आय या जीडीपी में सबसे अधिक हिस्सेदारी टर्शियरी की है, लिख दीजिए। राष्ट्रीय आय या जीडीपी में सबसे अधिक हिस्सेदारी, सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी है? ठीक है, क्या कीजिएगा, आंकड़ा आएगा यहाँ पे 22%, 51%, जो माइनस कीजिएगा लगभग कितना हो गया, 24%। तो ये हो गया आपका आज की तारीख में मोर और लेस यही है।
53 पॉइंट समथिंग है, 21 पॉइंट समथिंग है, और 5 के बाद को हम लोग 7 8 है तो 22 हो गया। तो मोर और लेस स्ट्रक्चर यही है आपका आज की तारीख में 2024 में। लेकिन 2025-26 में ये क्या होगा, एग्जैक्ट आंकड़ों के साथ इसको लिख लेंगे। तो इसीलिए अभी मैंने लिखा कि सबसे यदि अधिक आय होती है तो किससे होती है, और सबसे कम होती है प्राइमरी से। लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या है, और इसको यदि छोड़ते हैं लोग तो इस सेक्टर या इस सेक्टर में आते हैं। यहाँ से इस क्षेत्र में पलायन नहीं, यहाँ से इस क्षेत्र में पलायन नहीं, पलायन कहाँ से है, यहाँ से यहाँ है। नहीं, जिस दिन यहाँ से यहाँ की ओर पलायन होगा तब समझेंगे प्राथमिक क्षेत्र मजबूत हो। आज क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र को लोग, वही लोग उसमें है कि जिसमें लगता है कि इसके अलावा कोई और दूसरा, इक्के दुक्के को छोड़ दो, जो काफी व्यवसायिक प्रोफेशनल और मॉडर्नाइज तरीके से कोई काम कर रहे हैं प्राथमिक सेक्टर में, तो यदि छोड़ दो एक आध दो लोगों को किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो मोर और लेस जगह, मोर और लेस बिंदु यही है। तो प्राइमरी सेकेंडरी ट्रेड। लेकिन आपकी जानकारी में मैं दे दूं कि दो और सेक्टर डेवलप किया है, वो कहते हैं चतुर्थ सेक्टर। जैसे आईटी सेक्टर है, सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है, अनुसंधान का क्षेत्र है, पुस्तकालय का क्षेत्र है, ये चतुर्थ सेक्टर है। और इसी क्रम में एक मीडिया का सेक्टर है, वो जो डेवलप किया है, या एनजीओ का सेक्टर है, वो जो डेवलप किया वो फिफ्थ सेक्टर है। तो कभी पीछे पड़ जाए तो उसको ध्यान रखना, तो लिखेंगे चतुर्थ क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्रक, चतुर्थ क्षेत्रक, चतुर्थ क्षेत्र क्या है, चतुर्थ क्षेत्रक है, चतुर्थ क्षेत्रक है। तो क्या तुम मैसेज करता रहता है जी, क्या नाम है इसका, 968950 क्या नंबर है। अरे क्या मैसेज जी, कक्षा में साथ है, मैसेज करता है, देखो तो और को करता होगा। मंजिल नहीं करवा बदलता है वक्त नहीं ख्वाब, बदलता है हौसला रखो हमेशा जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है। हम ही को डायलॉग दे रहा है। ठीक है, तो लिखो चतुर्थ सेक्टर, आईटी सेक्टर है और अनुसंधान का क्षेत्र, आईटी सेक्टर है या अनुसंधान का क्षेत्र है, मतलब जो बौद्धिक गतिविधियां हैं वो चतुर्थ सेक्टर में, ब्रैकेट में लिख दो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, बौद्धिक गतिविधियां, बौद्धिक गतिविधियां। पंचम क्षेत्र में लिख दो उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली संस्था, पांचवा क्षेत्र है उच्च स्तरीय, उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली संस्था, उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली संस्था, उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली संस्था। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज दो और तीन और एंगल है, अलग चैप्टर है, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि, और विकास के विविध स्वरूप। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में आर्थिक विकास के संकेतक में ही है मानव विकास सूचकांक। सुन लीजिए पहले, आर्थिक विकास के संकेतक में है मानव विकास सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक, वैश्विक असमानता सूचकांक, वैश्विक भूख सूचकांक, ये सब हम लोग आर्थिक विकास के संकेतक में रखते हैं।
फिर आर्थिक वृद्धि को देखेंगे और विकास के विभिन्न आयामों में हम लोग सतत विकास लक्ष्य को देखना चाहेंगे, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से और फिर भारत की अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा हम लोग माइन्यूटली देखने का, उसके फीचर को देखने का प्रयास करेंगे और लास्ट में अन्य बातों के साथ हम अपनी वाणी को अगली कक्षा में विराम कर देंगे। इन्हीं शब्दों के और एक छोटा सा अध्याय होगा उस दिन, 2 भाग रहेंगे, एक तो आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि और सतत विकास और एक भाग रहेगा राष्ट्रीय आय। तो हम लोग अगली के जो आपकी रणनीति है, अब ऐसा नहीं कि इसमें आर्थिक विकास का संकेतक पढ़ा दे तो कोई मैसेज कर दे कि सर रणनीति में नहीं लिखा हुआ था, वहां भोदू है। नहीं, एक दिन नहीं पढ़ा दिए थे भूगर्भिक संरचना, तो हमको मैसेज करके कहता है कि सर रणनीति में कहाँ लिखा हुआ था।